तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्लियर एग्जाम में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और इसके बारे में हमने इसके सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वह है संविधान की विशेषताएँ। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएँ हैं और कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो आज का टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की जो पहली और सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो जो शुरुआती संविधान था, यानी कि शुरुआत में जब संविधान को बनाया गया था, तब हमारे पास प्रस्तावना, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 345 अनुच्छेद थे। लेकिन आज जब हम हमारे आधुनिक संविधान को देखते हैं तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं, और ये इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान है, और हम अपने संविधान में संविधान संशोधन करके और भी सारी चीज़ों को जो हमारे देश के नागरिकों के हित में है उन सब चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो आज हमारे संविधान में क्या क्या पाया जाता है? प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 465 से अधिक अनुच्छेद पाए जाते हैं। यानी कि पहले हमारे पास 8 अनुसूचियां थी और अब हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। पहले 22 भाग थे और अब 25 भाग हैं, तथा पहले 345 अनुच्छेद थे और आज की डेट में हमारे पास 465 से भी अधिक अनुच्छेद पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि हमारा संविधान जो है विभिन्न विदेशी स्रोतों से लिया गया है। यानी कि उस समय पर जिन जिन देशों में संविधान लागू था उन सारे देशों के संविधान से अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट किया गया था और अपने संविधान में ऐड किया गया था। तो इसका मतलब है हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशी स्रोतों से लिया गया है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, यानी कि हमारा संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है, और वहीं लचीलेपन का मतलब है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें हम साधारण विधेयक से लागू कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर किस प्रकार है? तो इसमें सबसे पहले विधेयक तैयार किया जाता है, फिर इसको लोकसभा में, फिर उसके बाद विधानसभा कट कर दीजिएगा, राज्यसभा में पेश किया जाता है, और जब इन तीनों स्टेज से पार हो जाता है सफलतापूर्वक, तब जाके वो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो उस वक्त से विधेयक यानी कि कानून का रूप ले लेता है। यानी कि हमारे देश का जो संविधान है वो अधिक लचीला एवं कम कठोर है। इससे ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद जो चौथा है वो है संघीय व्यवस्था, यानी कि जो हमारे देश का शासन है वो संघीय व्यवस्था पर आधारित होगा। अब संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर एक साथ कई सारे निकाय कार्यरत होते हैं। यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक साथ अपने अपने क्षेत्रों में सह अस्तित्व में होती है, और सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता भी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को उसके कार्य में कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकता है। इसके अलावा है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। यानी कि संघ के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा, और राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अधिकार क्षेत्र में आएंगी। इन सब चीज़ों का संविधान में स्पष्टतः विभाजन किया गया है, इसलिए ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अलावा है केंद्र का राज्यों से अधिक शक्तिशाली होना। ये भी संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि केंद्र जो है वो राज्यों से अधिक शक्तिशाली होगा। इसके बाद पांचवी है सरकार की संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली से क्या मतलब है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका
तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका निर्माण भी विधायिका से ही होता है। यानी कि जो कार्यपालिका और विधायिका है, इन दोनों के सदस्य समान होते हैं। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका एक तरफ और न्यायपालिका एक तरफ। ये होता है संसदीय शासन प्रणाली। और इसकी एक विशेषता ये भी है संसदीय प्रणाली के, इसमें राज्य और केंद्र इन दोनों का प्रमुख जो है वो अलग अलग होगा। यानी कि राज्य का प्रमुख जो होगा वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री होगा, और केंद्र का प्रमुख जो होगा वो होगा पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके अलावा जो छठी विशेषता है वो ये है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है। तो हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है। यानी कि ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमारे देश के हर एक नागरिक को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से आता हो। इसके बाद 7वें नंबर पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद है नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब यह है कि संविधान में वर्णित ऐसे प्रावधान जिनका हर एक भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए, लेकिन उसको पालन करने के लिए किसी भी नागरिक के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ये भी हमारे संविधान की एक अच्छी विशेषता है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक सिर्फ एक ही देश की नागरिकता ले सकता है, 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। इसके अलावा है पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारे देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, और हमारे देश में हर धर्म के लोगों को अपनी आज़ादी से अपने धर्म का पालन करते हुए रहने और कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। ये है हमारे देश की सबसे बेहतरीन विशेषता। इसके अलावा 11वें नंबर पे है आपातकालीन उपबंध, यानी कि आपातकाल के समय क्या क्या प्रावधान होंगे और कैसे आपातकाल के समय सिस्टम को चलाया जाएगा, उन सब के बारे में प्रबंध इसमें किया गया है। इसके बाद है स्वतंत्र निकायों का प्रबंधन, यानी कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सरकार के होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो अपने कार्य में पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये चीज़ें हैं जो अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।
और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। पार्ट्स यानी भाग और शेड्यूल यानी अनुसूचियां। तो अब हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। और इन सब भागों के बारे में अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से भाग हैं, और तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला है भाग 1। इसमें संघ एवं इसके अधीन राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा ये जो सामने लिखे हुए हैं सारे अनुच्छेद हैं, तो मैं सिर्फ इनके पॉइंट बोलता जाऊंगा, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4.1 में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। भाग 8 में है संघ शासित क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9A में है नगर पालिका। भाग 9B में है सरकारी समितियां। भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। भाग 13 में है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसके अलावा भाग 14 में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में है प्राकीण यानी मिसलेनियस। भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम और निरसन। तो ये सारे जो है भाग हैं हमारे संविधान के। अब इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। तो पॉइंट डालिए अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। तो अनुसूची 1 है भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र। यानी कि भारतीय जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, उनके नाम क्या होंगे और उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में वर्णन जो है वो अनुसूची 1 में किया गया है। तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसका अपवाद है आर्टिकल 239A। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि दिल्ली जो है वो हमारे देश का भारतीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें यह प्रावधान किया है कि हमारे देश के जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर हम अपने देश के पदाधिकारियों की बात करें तो कुछ प्रमुख पदाधिकारी जो हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता। तो ये जो है प्रमुख पदाधिकारी हैं। और इसका जो अपवाद है वो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, क्योंकि इनको जो वेतन दिया जाता है उनको उपलब्धियां कहा जाता है। और दूसरा है महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, क्योंकि इनका जो वेतन दिया जाता है उसको रिटेनर बोला जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं तो इन सब के वेतन भत्ते का जो निर्धारण है वो करती है संसद, और भारत का महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो है इनके वेतन का निर्धारण जो है वो करता है राष्ट्रपति। ओके, तो अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण करता है संसद, और महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के वेतन का भत्ते का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद है अनुसूची 3 यानी कि शेड्यूल 3। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के
यानी कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ का वर्णन इस अनुसूची में है। जैसे कि सांसद हो गया, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब पदाधिकारियों का जो शपथ है उसके बारे में उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 में किया गया है। इसके बाद अनुसूची 4, इसमें राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन कैसा होगा और कितना होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है, तो किसी भी राज्य से राज्यसभा में कौन कौन से सदस्य और कितने सदस्य, यानी कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित होंगी या कितनी सीटें दी जाएंगी, ये निर्धारित करता है उस राज्य की जनसंख्या पे। यानी कि किसी भी राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा होगा, यानी कि राज्यसभा में उसके मेंबर उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद है अनुसूची 5, इसमें है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो इन सब चीज़ों के बारे में अनुसूची 5 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद है अनुसूची 6 और इसमें किया गया है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान। और इसके अंतर्गत आते हैं उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद है अनुसूची 7, इसमें संविधान की सूचियां दी गई हैं जिसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगर हम संघ सूची की बात करें तो ये विषयों की ऐसी सूची है जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ केंद्र की सरकार को है। और अगर हम राज्य सूची की बात करें तो ये एक ऐसी सूची है जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। और अगर संवर्ती सूची की बात करें तो ये ऐसे विषयों की सूची है जिसके बारे में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है वो कानून बना सकती हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विभाजन किया गया है। इससे होगा क्या, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद नहीं पैदा होगा और दोनों अपने अपने कार्यों में आसानी से प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई हैं हमारे संविधान में। और देख लेते हैं इनमें से कुछ विषय कौन कौन से विषय हैं जो संघ सूची और राज्य सूची के अधीन आते हैं। तो संघ सूची की बात करेंगे सबसे पहले। तो संघ सूची में है जो कुल विषय हैं वो 100 हैं, लेकिन इसमें जो टोटल लिखे जाते हैं वो 97 ही हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो है रक्षा, सैन्य बल, परमाणु बल, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, पासपोर्ट और वीज़ा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय नागरिक सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राष्ट्रीय जलमार्ग, वायुमार्ग, बंदरगाह, विदेशी लोन, मुद्रा, समाचार पत्र, आरबीआई, यूएनओ, निर्वाचन और भी विषय हैं। और ऐसे करके टोटल सब विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र की सरकार को है। और अब हम बात करें राज्य की सूची के बारे में, तो ये ऐसी सूचियाँ हैं जिनके बारे में सिर्फ राज्य ही है जो कानून बना सकता है। इसके बारे में केंद्र जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो इसके अंतर्गत जो कुल विषय हैं वो है 61, पहले 66 थे और फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि ऐसी सूची में जहां पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, तो 5 विषयों को उठाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया था 1976 में। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो वर्तमान में विषय हैं उनमें से कुछ विषय हैं लोक प्रशासन, कारागार, स्थानीय प्रशासन, पब्लिक स्वास्थ्य, शराब, विकलांगों की मदद, सड़कें, कृषि, सिंचाई, भूमि, खनिज विकास, बाजार, सिनेमा, मनोरंजन, खेल, भूमि राजस्व, कृषि आय पर टैक्स, विलासिता कर, बिजली उपभोग, न्यूज, रेडियो, दूरदर्शन पर टैक्स। तो ये जो विषय हैं ये आते हैं हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। इसके अलावा समवर्ती सूची को अगर देखें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, तो इस सूची में वो विषय आएंगे जिनके बारे में केंद्र और राज्य दोनों ही समान रूप से कानून बना सकते हैं। और इसमें कुल ऐसे 47 विषय हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है दंड विधि एवं दंड विधान, शादी एवं उत्तराधिकार, विधि प्रशासन, शिक्षा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, तौल एवं नाप, वन्य जीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, मूल्य नियंत्रण, कारखाने,
संपत्ति अधिग्रहण, सामाजिक सुरक्षा और बीमा। तो ये कुछ विषय हैं जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अनुसूची 8। तो इसमें संविधान की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगर संविधान की भाषा के बारे में बात करें तो कौन सी भाषा संविधान में जोड़ी जाएगी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उस भाषा का इतिहास होना चाहिए, यानी कि वो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि उस भाषा का व्याकरण भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी भाषा इन दो चीज़ों को पूरा करती है तो उसे भारतीय संविधान में जगह दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमारे संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, यानी कि जब संविधान को प्रारंभिक रूप में बनाया गया था तो उस समय संविधान में 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें से प्रमुख है हिंदी, असमी भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया या उड़िया भाषा, पंजाबी, संस्कृत, तमिलनाडु, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, गुजराती, मराठी। तो ये जो है संविधान में शुरुआत में जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग टाइम पे फिर जैसे जैसे मांग बढ़ती गई उसके आधार पर संशोधन करके बाद में भाषाओं को जोड़ा गया। तो आज जो हमारे पास संविधान है उसमें वर्तमान संविधान में टोटल 22 भाषाओं को जगह दी गई है, जिनमें से सिंधी भाषा को 1867 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है वो 1992 में 71वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और इसके अलावा जो मैथिली, बोडो और डोगरी संथाली भाषा है इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची 9 में जो है भूमि सुधार के कानून। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में जो शुरुआत में थे वो 8 अनुसूचियां ही जोड़ी गई थी, और जो बाकी की 4 अनुसूचियां हैं वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो अनुसूची 10 है दल बदल पर रोक का कानून, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। और शेड्यूल 11 को पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और अनुसूची 11 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, और इसमें टोटल 29 विषय शामिल किए गए थे। ओके। और इसके बाद है आखिरी अनुसूची, अनुसूची 12। इसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और इसमें टोटल 18 विषय हैं। और अगर बात करें कि इसको कब जोड़ा गया था तो इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से भाग 1 संघ एवं इसके अधीन राज्य। तो अब हमारा नया टॉपिक आता है भाग 1। अब इसको आप शुरू के अच्छे पेज में शुरू से लिखिएगा भाग 1, और इसके नीचे लिखिएगा संघ एवं इसके अधीन राज्य, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, तो अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से शुरू होगा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो 1 है वो ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब यहाँ पर दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, एक तो है इंडिया और दूसरा है भारत। तो इंडिया और भारत जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया जो है वो एक इंग्लिश शब्द है, यानी कि इंटरनेशनली जो है इंडिया शब्द का यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटी यानी संधि हो गए, इंटरनेशनल पैक्ट और रिलेशन जो हो गए, इन सब चीज़ों में इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो भारत शब्द है उसको अपने देश में ज़्यादातर यूज किया जाता है। यानी कि इंडिया जो है वो अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित करती है जो कि 31.1% है, और भारत जो है वो ग्रामीण जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है जो कि 68.9% को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ फैक्ट थे अनुच्छेद 1 से संबंधित। और अनुच्छेद 2 के बारे में बात करें तो भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, यानी कि भारत में
अगर नए राज्यों को बनाना है या किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना है तो उसका क्षेत्र निर्धारण कैसे किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। जैसे कि कुछ उदाहरण है यहाँ पर कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम का भारत में विलय किया गया था और इसे असम का सह राज्य बनाया गया। लेकिन अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। यानी पहले क्या किया गया, असम का सह राज्य बनाया गया, यानी कि असम के अधीन किया गया, और फिर उसके बाद अगले साल उसको स्वतंत्र रूप से भारत का राज्य बना दिया गया और उस समय वो था 22वां राज्य 1975 में। और सिक्किम के बारे में एक जो चीज़ है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बाद है अनुच्छेद 3 और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत में नवीन राज्यों का जन्म, इनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन किस आधार पर होंगे, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में दी गई हैं। और इस विषय के बारे में कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो यानी कि अगर इसका एक उदाहरण देखें जो अभी तो अगर इसका एक उदाहरण देखें तो अभी हाल ही में 2019 में जब जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे भारतीय राज्य घोषित कर दिया गया, तो वो जो प्रावधान थे उसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही पूरा किया गया था। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो आप लिख दीजिए आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 ये जो तीनों अनुच्छेद हैं और इनको प्रभावित करने वाले जो कानून है वो साधारण विधेयक से भी बनाए जा सकते हैं। इसका अगर एक उदाहरण देखें इसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार अगर चाहे तो भारत का कोई भी क्षेत्र किसी भी पड़ोसी देश को या किसी भी देश को सौंप सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर पहले कानून बनाया जाएगा। उसको पारित होने के बाद भारत सरकार चाहे तो किसी भी देश किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र को विदेशी देश को सौंप सकती है। इससे पहले भारत ने ऐसा किया भी है क्योंकि पाकिस्तान को वीरूवारी क्षेत्र दिया गया था। और इसके अलावा जो 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, उसके अंतर्गत भूमि सीमा समझौता जो बांग्लादेश के साथ किया गया था, तो इसके तहत 2015 में बांग्लादेश को 101 गांव भारत ने दिए थे और रिटर्न में बांग्लादेश से 51 गांव भारत को प्राप्त हुए थे। और यहाँ के लोगों को ये बोला गया था कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप जिस देश में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कर पाना भी संभव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में और इसके बारे में समझेंगे कि क्या क्या कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया और कैसे भारत का एकीकरण हुआ था। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही भाग 2 भी देखेंगे जो कि नागरिकता से संबंधित है। और साथ ही भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है उसको भी हम लोग अगले ही क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।